बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 4 मई पाकिस्तान में पीर की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 156। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस की समाअत थी। तकरीबन फैसले वही आए हैं जिनकी उम्मीद थी। आपके सामने हमने पूरी तफसील से जस्टिस सरफराज डोगर का केस भी रखा था और जस्टिस आसिफ का भी। दोनों ही बेंच में शामिल थे जिन्होंने असल मुकदमा सुना। फिर उसके अलावा जस्टिस अरबाब ताहिर थे, उन्होंने एक और मुकदमा सुना। इन सब में हुआ क्या वो आपके सामने रखते हैं और फिर ऐसा क्यों हुआ वो भी बताते हैं। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं, उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इससे आधा घंटा पहले ये खबरें आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो ताज़ा तरीन खबरें हैं। अभी इनमें ज़ाहिर है शाम तक मज़ीद अपडेट्स होंगी। जब शाम को हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक ये पता चला है कि 2 मुकदमात इमरान खान के और बुशरा बीवी के वहाँ पर सुने गए हैं। एक मुकदमा तो इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसको बंद करवाने का चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। हुकूमत ने वकला के थ्रू एक केस कर रखा है कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो अमनो अमान में नुक्स डालता है, ख़राबी करता है, उसको किसी तरह से बंद करवा दीजिए। आपको पता है कि इमरान खान अपने ट्विटर अकाउंट से सीधा बता चुके हैं कि मुल्क में आसिम लॉ है, बता चुके हैं कि शहबाज शरीफ को उन्होंने अर्दली रखा हुआ है, बता चुके हैं कि अगर उनको या उनकी जौजा को जेल में कुछ भी हुआ तो उसका ज़िम्मेदार आसिम मुनीर है। मीन वो तमाम चीज़ें जो वो पब्लिक को कन्वे करना चाहते हैं, जो कोई और पार्टी में से नहीं कर पाता, जिस बयानिए का कोई और वज़न नहीं उठा सकता, उस बयानिए का वज़न आज भी इमरान खान जेल के अंदर होते हुए भी उठाते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से। अब तो उनकी मुलाकातें ही बंद कर दी, जिसकी वजह से उनका ट्विटर अकाउंट भी इस वक्त बंद है, क्योंकि अंदर से कोई मालूमात आ नहीं रही। जब तक अंदर मुलाकात हो रही थी, बार बार उनके ट्विटर अकाउंट से ऐसी चीज़ें शेयर होती थीं जो ज़ाहिर है एक डरावना ख्वाब बन गई थी आसिम मुनीर और उनके साथियों के लिए। इसलिए वो अदालत गए, उन्होंने कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट ही बंद करवा दिया जाए। पहले तो ट्विटर के साथ रब्ता किया। आप सबको पता है हफीज़ जो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान है, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करवा दिया जाए। हमारी इत्तलात ये हैं कि मुतअद्दिद बार उन्होंने ट्विटर को चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन ट्विटर ने कोई घास नहीं डाली। ये याद रहे कि अब ट्विटर को एक्स कहा जाता है। ट्विटर उसका पुराना नाम है, हमें भी आदत पड़ी हुई है, आप में भी बहुत सारे लोगों को आदत पड़ी होगी, तो पुरानी बात ही चलती रहती है। अभी उसका मौजूदा नाम जो है वो एक्स है। बहरहाल बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी गई, उन्होंने किसी किस्म की लिफ्ट नहीं करवाई। फिर ये केस फाइल किया गया। अब इस केस के अंदर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये वही जज साहब हैं जो 6 जजेस के अंदर शामिल थे जब ख़त लिखा था। बाद में दस्तखत करने और दूसरे कामों से ये पीछे हो गए थे। उसकी वजूहात अब आपको नज़र भी आ जाएंगी। फिर पिछले दिनों इनकी ट्रांसफ़र के बारे में भी बातचीत चली कि इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना, इनका नाम भी आया। फिर लास्ट मिनट पर इनका नाम ड्रॉप हो गया, इनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। अब आपके सामने जो इस वक्त अदालत में से तहरीर बाहर आई है वो पढ़ के आपके सामने रख देते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इनकी ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुई। नवंबर 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को इमरान खान से सलमान अकरम राजा एडवोकेट की मुलाकात करवाने को कहा गया, ताकि इमरान खान से वो उनकी जो डायरेक्शन है वो ले लें कि जो उनका एक्स का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, उसको उन्होंने बंद करना है या नहीं, या जो अदालत के अंदर मुकदमा है कि उसको बंद किया जाए, उसके ऊपर उनके क्या ख्यालात हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं कैसे दलाइल दे सकता हूं जब तक मेरे जो मौकल हैं उनसे मेरी मुलाकात ही ना करवाई जाए। तो अदालत ने नवंबर 2025 में ये अहकामात दिए कि सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई गई, कई महीने गुजर गए। उनकी मुलाकात जब नहीं हुई तो उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो अदालत में दे दी। अदालत ने उस पर कार्रवाई की और कहा कि तौहीन अदालत पर हम सख्त सज़ा देंगे अगर अब सलमान अकरम राजा साहब की कोई मुलाकात ना करवाई। फिर अदालत के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई गईं, लेकिन अदालत ने तौहीन अदालत पर कोई सख्त ऑर्डर पास नहीं किया और एक बार फिर कहा कि हम मुकदमे की कार्रवाई आगे तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात ना हो जाए और वो उनसे डायरेक्शन ना ले लें कि वो किस तरीके से इस मुकदमे को फेस करना चाहते हैं।
फिर अदालत ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब की, मुझे पता है आप बोर हो रहे होंगे कि इतनी बार अदालत ने कहा और मुलाकात नहीं हुई, ये दुरुस्त है। फिर कहा कि सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात करवाई जाए, मुलाकात नहीं हुई। अदालत फिर हार कर बैठ गई। अरबाब ताहिर साहब को उतनी देर में उन्होंने मैनेज कर लिया, डरा लिया, धमका लिया, जो भी आपने कहना है वो कर लिया। उसके बाद वही जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने फिर कई महीने इंतजार करने के बाद तौहीन अदालत पर तो कोई फैसला नहीं किया, और उन्होंने आराम से जो सलमान अकरम राजा हैं उनकी मुलाकात के बारे में भी वो भूल ही गए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मुलाकात करवाई नहीं जानी। उन्होंने ये कहा कि आइंदा समात पर हतमी दलाइल सलमान अकरम राजा दें। उन्हें भूल गया जो सब कुछ हुआ। सलमान अकरम राजा साहब का प्रीवियस जो वहाँ पर बयान था कि बग़ैर मौक्कल को मिले मैं किस तरीके से यहाँ पर दलाइल दे सकता हूँ। अब उन्होंने कहा कि हतमी दलाइल दें, हमने आगे बढ़ना है। उनको अपने किए हुए पुराने ऑर्डर्स, बातचीत सब कुछ भूल गई, क्योंकि लगता है कि कर्नल साहब ने उनकी चाबी बेचारों की टाइट कर दी और उनको वही बोलना पड़ा जो उनको बोलने के लिए कहा गया। तो आज वहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब से कहा गया कि पीटीआई बताए वो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के बारे में क्या कहती है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि पीटीआई एक सियासी जमात है, वो कैसे जवाब दे सकती है इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर। ये तो उनका ज़ाती ट्विटर अकाउंट है, उन्हीं से हमारी मुलाकात करवाएं, हम उन्हीं से पूछ के आपको बताएंगे। अब अदालत उनकी तरफ, उनसे मुलाकात करवाने की तरफ तो जाना नहीं चाहती। तो अदालत ने कहा कि अच्छा चले, हालांकि सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, सबसे मौजूद शख्सियत वही हैं इस बात पे जवाब देने की, अगर पार्टी से जवाब लेना। पहली बात तो बिल्कुल सलमान अकरम राजा की बात दुरुस्त है कि ये उनका ज़ाती ट्विटर अकाउंट है, इसका जवाब वही देंगे, पार्टी कैसे दे सकती है। लेकिन क्योंकि अदालत को तो पीछे से मैंने आपको बताया कि चाबी चढ़ी हुई है, उन्होंने तो बेचारों ने वही करना है, भले वो मंतकी बात हो या ना हो। उन्होंने ऑर्डर ये पास कर दिया कि गौहर खान साहब, हमें उनको नोटिस कर दिया गौहर खान साहब को कि वो आकर बताएं कि ट्विटर अकाउंट के बारे में वो क्या कहते हैं। अब गौहर खान साहब को अगर तो जाहिर है उन पर भी कोई सख्ती की गई तो फिर देखेंगे कैसा बयान आता है, लेकिन लगता मुझे यही है कि वो आकर अदालत को यही बात कहेंगे जो सलमान अकरम राजा साहब ने कही कि ट्विटर अकाउंट जो है वो इमरान खान का है, मैं इसके बारे में कैसे बता सकता हूँ। लेकिन जस्टिस अरबाब ताहिर आज बेचारे बहुत बुरी तरह फंसे हुए नजर आए। दूसरा मुकदमा जो इससे भी बड़ा मुकदमा है, जो असल मुकदमा आज इमरान खान का और बुशरा बीबी का अदालत के अंदर सुना गया, वो है जो आप सबको पता है अलकादर ट्रस्ट केस, जिसमें उन्हें सज़ा सुनाई हुई है। झूठा मुकदमा है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, लेकिन बहरहाल अब उसमें वो मगवी हैं। उसमें दो लेवल से आपको हम बता चुके थे। एक तो थी कि उनकी सज़ा मुअत्तली सुनी जाए। अब सज़ा मुअत्तली के अंदर बुशरा बीबी को फौरी तौर पर बेल मिलनी थी, कोई तरीका है ही नहीं जजेस के पास कि उन्हें वो बेल ना दें। वो हर तरह से उस पर क्वालिफाई करती थी, इसलिए उन्होंने आसान रास्ता ये निकाला कि हमने जो सज़ा मुअत्तली है उसकी दरख्वास्त नहीं सुननी। जब सलमान सफदर जेल के अंदर गए थे तो इमरान खान ने उन्हें कहा कि आप सज़ा मुअत्तली के ऊपर ही आर्गू करें। अब अदालत ने पिछले तारीख के ऊपर सलमान सफदर को बार बार प्रेशराइज किया कि आप सज़ा मुअत्तली को छोड़ दें, मेन अपीलों के ऊपर आप बहस शुरू करें। सलमान सफदर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे मौक्किल ने इस चीज़ की मुझे इजाज़त नहीं दी। आज जजेस ने, बोथ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, दोनों ने आज नया काम कर दिया। उन्होंने जो इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें थी उन्हें खारिज कर दिया और कहा कि अब आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया, क्योंकि हमने उस दरख्वास्त को खारिज ही कर दिया, तो अब आप मेन अपीलों के ऊपर बहस करें और 7 मई को हम मेन अपीलें जो है सुनेंगे। अब इन्होंने करना क्या है अभी से हम बता देते हैं। मेन अपीलों को खारिज करेंगे। ऊपर इंतज़ाम पहले से किया हुआ है कि मेन अपीलें जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं जाएंगी, बल्कि आइनी अदालत के अंदर जाएंगी। आइनी अदालत के अंदर फिर आपको पता ही है, वहाँ पर जस्टिस फारूक साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन बैठे हुए हैं, वहाँ पर फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएंगे। तो ये सूरत हाल आज बनी है वहाँ पर कि अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें थीं उनको खारिज कर दिया गया। जो लोगों को लगता था कि शायद बुशरा बीबी की किसी तरीके से ज़मानत हो जाए, क्योंकि उनकी आँख की सर्जरी हुई, खुद से हुकूमत ने कहा कि हमने उनकी आँख की सर्जरी करवाई। जो डॉक्टर्स हैं वो सारे कहते हैं कि ये जो रेटिना की डिटैचमेंट है इसकी सर्जरी बहुत ही तकलीफ़देह, ये सारा प्रोसेस बहुत तकलीफ़देह होता है। अब सभी, मैं जो इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों से बात कर रहा था, उन सभी को ये लगता था कि एक्सपेक्टेशन उनकी यही थी कि बुशरा बीबी को ज़मानत ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन आज उन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी तक ज़ाती मुआलज की रसाई और फैमिली मुलाकात के मुताल्लिक जो दरख्वास्त थी वो भी सुनी, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं किया, बल्कि जेल सुपरिटेंडेंट को कहा कि आप इस पर खुद ही फ़ैसला कर लें और 2 दिन के अंदर अंदर हमें फ़ैसला करके वापस बताएं कि आपने जो भी फ़ैसला किया है उसकी वजूहात क्या है। जेल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं कहा कि उनको डॉक्टर तक रसाई दें या ख़ानदान से मुलाकात करवाएं, कहा कि आप जो भी फ़ैसला करें हमें आकर बता दीजिए कि आपने ऐसा फ़ैसला क्यों किया है।
माशाल्लाह। अब जाहिर है जस्टिस सरफराज डोगर को 15वें नंबर से उठा के ऊपर लाए, उनकी बेगम को उनके जो ग्रेड है उससे ऊपर की नौकरी दी, मीन अपॉइंटमेंट दी। जस्टिस आसिफ के बेटे ने 2 बच्चियों को कुचल के मार दिया था, उनको मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर दिया। अब ये सब कुछ उन्होंने पे बैक तो करना है। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब का जो ट्रांसफ़र था उसको रोका गया। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के कहने पर इस सारे काम को रोका गया और अब वही उनके ज़ामन है और उन्हीं के कहने पर वो जो कुछ भी करेंगे आने वाले टाइम में करेंगे। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें क्या होता है। अब ज़रा जंग के मैदान में जाएँ, पिछले 1-2 व्लॉग से उस पर हम बात नहीं कर सके, तो आज कुछ ज़रूरी खबरें हैं। एक तो सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि आज पीर के दिन, मतलब अमेरिका में तो इस वक्त इतवार और पीर की दरमियानी रात चल रही है इस वक्त तक, अब से चंद घंटों के बाद पीर का दिन शुरू हो जाएगा। तो अब सदर ट्रंप ने यह कहा है कि पीर से आबनाए हरमज़ में जहाज़ों की जो नकलो हमल है, जो नकलो हरकत है, उसको हम रिवाइव करेंगे, बहाल करेंगे उसे, और ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे। अगर ईरान रोकेगा तो हमारी जो बहरिया के जहाज़ हैं वो उन जहाज़ों को वहाँ पर मूव करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि बहुत से ममालिक के जहाज़ आबनाए हरमज़ में फंसे हुए हैं बड़ी देर से और वो वहाँ मुसीबत में हैं, उन जहाज़ों को निकालना है, उसके लिए हमसे मदद मांगी गई है। अमेरिका पीर की सुबह से आबनाए हरमज़ में फंसे जहाज़ों को आज़ाद कराने की कोशिश करेगा, ये सदर ट्रंप का कहना है। अब वो कर सकेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता। वहाँ दूसरी तरफ से क्या होता है, क्योंकि आज ही की जो बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की जो अथॉरिटी है वो आज ही रिपोर्ट कर रही है और बीबीसी ने इसे रिपोर्ट किया है कि ईरान के करीब कार्गो टैंकर पर छोटी कश्तियों के हमले की इतलात हैं। और ये छोटी कश्तियाँ, जाहिर है आप सबको पता है कि ईरान की वो फास्ट बोट्स हैं, जो कहा जाता है कि कार्गो वहाँ पर जहाज़ था जिसके अंदर कंटेनर्स वगैरह थे, उन पर इन छोटी कश्तियों ने हमला किया है। अब अगले 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि सदर ट्रंप ये कर पाते हैं कि नहीं। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो गैस की कीमतें हैं वो 50% से भी ऊपर महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अशिया खुर्दोनोश, तमाम ग्रॉसरी, तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं। मतलब एक महंगाई की बड़ी वेव जो है वो अमरीकियों को हिट कर चुकी है। अमरीकी अवाम जो है इससे तंग भी हो रहे हैं और उनके अंदर जो गमो गुस्सा है वो भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। जाहिर है सदर ट्रंप को इसका अदराक भी है और वो इस मामले को हल भी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अब इंटरनेशनल मीडिया, अल जज़ीरा और दूसरा मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो ईरान के 14 निकात थे वो अमेरिका तक पहुंचा दिए गए थे। अमेरिका के पहले शायद 9 निकात थे, फिर ईरान ने अपने 14 निकात दिए, वो अमेरिका तक पहुंचा दिए गए। अब से चंद घंटे पहले इंटरनेशनल मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि जो अमेरिका का जवाब है, मीन ईरान के उन 14 निकात के ऊपर जो अमेरिका का जवाब है वो वापस ईरान तक पहुंचा दिया गया है और ईरान अब उसके ऊपर गौर कर रहा है। अच्छा, अब जहन में ये रखिएगा कि ये जो दोनों पार्टीज़ हैं इनके अंदर जो असल रौला पड़ा हुआ है, जो असल मसला है, वो आबनाए हरमज़ का है। दोनों कहते हैं कि उसको फौरी तौर पर खोला जाए। ईरान कहता है खोलेंगे, पहले हमें ये तमाम चीज़ें दें। अमेरिका कहता है नहीं, फौरी तौर पर खोलें, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये असल मुद्दा जो है जिस पर काम फंसा हुआ है। तो देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर होता क्या है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुल्कों को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। मसलन ये जब से जंग लगी है तब से लेके अब तक जो कुवैत है उन्होंने खाम तेल की जो बरामदात, जो एक्सपोर्ट है वो 0 बैरल की है। कितनी? 0 बैरल। ये 1991 की जो खलीज की जंग हुई थी उसके बाद पहला मौका है। बहुत कुछ हुआ दुनिया में आपके सामने, कोविड भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये पहला मौका है कि किसी पूरे महीने के अंदर कुवैत ने 0 बैरल तेल जो है वो एक्सपोर्ट किया हो। तो अभी ये जो अप्रैल का महीना है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि कुवैत ने पूरे महीने में एक भी बैरल तेल का जो है वो बाहर, हालांकि मिलियंस के अंदर आपको पता एक्सपोर्ट होता है, लेकिन एक भी बैरल तेल का वो एक्सपोर्ट नहीं कर सके। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन तमाम मुल्कों के ऊपर किस तरह का प्रेशर होगा। हाल ही में हम आपको ये बता चुके हैं कि यूएई जो है वो ओपेक और ओपेक प्लस दोनों की मेंबरशिप छोड़ चुका है। उस पर भी वजह यही है कि यूएई के ऊपर भी शदीद प्रेशर है, जो उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो रुकी हुई हैं। इसी तरह से सऊदी अरब की एक्सपोर्ट्स भी कम हुई हैं। तमाम मुल्कों के ऊपर इसके गहरे असरात हैं। अब तेल की कीमत लगातार ऊपर को इसलिए सर्च कर रही है कि पूरी दुनिया के अंदर जो तेल की सप्लाई है, क्योंकि तेल पीछे से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, पैदा नहीं हो रहा, तो तेल का जो ज़ख़ीरा है, सप्लाई है, वो बतदरीज कम हो रही है और तेज़ी से ख़तरनाक लेवल्स की तरफ जा रही है। आपने हाल ही में सुन भी रखा होगा, हम वो खबर देना रह गए, नहीं दे सके, हालांकि 2-3 दफ़ा टीम ने सामने रखी थी कि अमेरिका की जो चंद बड़ी एयरलाइंस हैं उनमें से एक एयरलाइन, स्पिरिट एयरलाइन, आल्दो कि वो सस्ती टिकटें बेचती है, लेकिन ऑपरेशन उनका बहुत बड़ा था, मतलब बहुत सारे जो राउट्स थे उन पर वो काम करते थे, वो बंद हो गई। और वजह यह है कि जो जेट फ्यूल है, जो जहाज़ों का ईंधन है, वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि उन्होंने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 17,000 लोगों की नौकरियां जो हैं वो अमेरिका में इस एयरलाइन से जो जुड़ी हुई थी वो ख़त्म हो गई।
इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका के अंदर अगर ये मामलात हैं तो यूरोप, जहाँ पर अमेरिका से ज़्यादा तेल महंगा होता है, क्योंकि अमेरिका तो बहुत सारा तेल अपना भी निकालता है, फिर वेनेजुएला से भी उन्हें बहुत सारे तेल तक रसाई है, तो यूरोप की मार्केट के अंदर क्या हो रहा होगा और उनके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स होंगे। तो बहरहाल इस वक्त कुवैत की, यूएई की, तमाम मुल्कों की जो पूरी की पूरी ये इस जंग के ज़रिए मामलात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब अल जज़ीरा और इंटरनेशनल मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो लेज़र टेक्नोलॉजी है जिससे ड्रोन्स को गिराया जाता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, वो उन्होंने हंगामी तौर पर यूएई शिफ्ट की है। यूएई की और इसराइल की जो कोलैबोरेशन है, अब आप ये कह लीजिए कि पहले तो सफारती सतह पर थी, अब मिलिट्री के लेवल पर भी जो उनकी कोलैबोरेशन है वो अब ज़्यादा निखर कर सामने आ रही है। और अब इत्तलात ये हैं कि इसराइल ने अपने जो लेज़र सिस्टम है, जिससे लेज़र के ज़रिए वो आने वाले ड्रोन्स को गिराते हैं, उस लेज़र टेक्नोलॉजी को उन्होंने शिफ्ट किया है यूएई में बहुत ही तेज़ी से, ताकि ईरान वहाँ पर किसी किस्म का मज़ीद हमला ना कर सके। फिर अगली खबर आपके सामने रखते हैं जर्मनी से। जर्मनी का एक तो 2 दिन पहले, ये भी एक पुरानी खबर है, आपके सामने रखने, वो खबरें इतनी ज़्यादा होती हैं, खबरें यहाँ मेरे सामने होती लेकिन आपसे शेयर नहीं कर पाता। ये भी 2 दिन पुरानी खबर है जो मेरे अभी जहन में आई कि हम आपसे शेयर नहीं कर सके, कि अमेरिका ने 5000 फ़ौजी जो हैं वो जर्मनी से वापस बुला लिए। ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जो अमेरिका का और यूरोप का चल रहा है। खुसूसन अमेरिका को जर्मनी पे बहुत गुस्सा है कि सारी जंग के अंदर जर्मनी ने उस तरीके से अमेरिका का साथ नहीं दिया जैसे उन्हें देना चाहिए था। जर्मनी में इस वक्त तकरीबन 38,000 अमरीकी फ़ौजी थे, 38,000। 5,000 अमरीकी फ़ौजियों को वहाँ से वापस बुलाया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने कल ही वापस चले जाना है। ये 5,000 अमरीकी फ़ौजी जो हैं ये 6 महीने से 1 साल में वापस जाएंगे। अच्छा, इसके जो ऑप्टिक्स हैं वो मीडिया वाइज बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन असल में इसकी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है मेरे ख्याल में। वो इसलिए नहीं है कि ये जो जर्मनी के अंदर अमेरिकी फ़ौज थी ये पहले भी 33,000 या 30,000 के करीब ही थी। यूक्रेन की जंग के बाद यहाँ पर ये नंबर बढ़ाया गया था। अब यूक्रेन की जंग एक तरफ से तो आप देखें तकरीबन सेटल डाउन इस तरह से कि अमेरिका उतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो इसकी मैं कोई बहुत ज़्यादा अफादियत नहीं देख रहा, क्योंकि अभी भी 33,000 अमरीकी फ़ौज जो है इस 5,000 को निकालने के बावजूद भी जर्मनी के अंदर ही रहेगी। जर्मनी की बातचीत हुई है, उनके जो चांसलर हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें ईरान को उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर आबनाए हरमज़ को खोले और जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दे। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट में कहा है कि अमेरिका उनका हमेशा सफ़े अव्वल का इत्तेहादी रहेगा, पहले भी रहा है, आइंदा भी रहेगा। उनकी फ़ोन पर भी बातचीत हुई है जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची हैं, और उन्होंने जो जर्मनी के उनके काउंटर पार्ट हैं उन्होंने उनसे 2 ही मुतालबे किए हैं कि आबनाए हरमज़ को फौरी खोलें और जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर आप तर्क कर दें। फिर जो ईरान से तेल ख़रीदा जाता है, आपको पहले भी कहा था कि ईरान की टोटल प्रोडक्शन जंग से पहले जो वो तेल बेचते थे वो तकरीबन 1.2 मिलियन मीन 12 लाख बैरल फ़ी दिन वो तेल बेचते थे। इसमें से 12 लाख बैरल में से आप ये कह लें कि कोई 10 लाख 11 लाख बैरल जो है वो चाइना खरीदता था। चाइना की जो पूरी ज़रूरत है उसका तकरीबन आप ये कह लें कि 13 से 15% जो तेल है वो यहाँ से आता था ईरान से, बाकी वो दूसरे मुल्कों से तेल खरीदते हैं। अब अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाने के लिए ऐसी तमाम कंपनीज जो उनसे तेल खरीदती हैं उन पर भी सैंक्शंस लगाई हैं। उसमें चाइनीज़ भी कुछ कंपनीज हैं जो ईरान से तेल खरीदती हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और उनको भी ब्लैक लिस्ट किया। चाइना ने उन सैंक्शंस को रिजेक्ट किया और कहा है कि ये ईरान का और चाइना का आपस का मामला है कि वो एक दूसरे से तेल खरीदें, वो इन पाबंदियों को नहीं मानते। मतलब बहुत कड़ा रिस्पॉन्स जो है वो आगे से चाइना अमेरिका को दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के अंदर कल मैच था, आपको पता है, जो कल रात गुजरी। इसमें जो PSL उसमें तमाशाइयों को पहले तो नहीं आने दिया, फाइनल मैच में आने दिया। उसका मैच हुआ हैदराबाद किंग्स और उसके साथ साथ पेशावर ज़ालमी, और इसमें जो पेशावर ज़ालमी है वो मेरा ख्याल फतह याब हुई और हैदराबाद किंग्स को शिकस्त हुई। 5 विकेट से उन्होंने शिकस्त दी। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ये मैच हुआ, लेकिन वहाँ पर जो मज़े की बात ये थी कि तमाम डर, खौफ फ़िल्टर करने के बाद, तलाशियाँ लेने के बाद, लोगों को धमकाने के बाद, लोगों को PSL से बाहर रखने के बावजूद कैदी नंबर 804 के नारे कल फाइनल मैच के अंदर लगे। लोगों ने हालांकि जगह जगह पर पुलिस खड़ी की थी, हर इंक्लोजर में जगह जगह पुलिस वाला खड़ा किया था ताकि कोई नारे लगाए तो वो पुलिस वाला उसे पकड़ के गिरफ्तार कर ले। उसके बावजूद तमाशाइयों ने स्टेडियम में बावाज़े बुलंद कैदी नंबर 804 के नारे लगाए। इसी वजह से PSL में से लोगों को आने से रोका जा रहा था, लेकिन वही काम हमें होता हुआ वहाँ पर नज़र आया। फिर ज़रा सिपा सालार के हाफिज़ होने के ऊपर अब फड्डा पड़ गया। इस्लामी ममालिक में किसी फ़ौज का सिपा सालार हाफिज़ नहीं,
पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सालार हाफिज़ भी हैं और सैयद भी हैं। वो आज भी हमें एक आवाज़ दें, तमाम मदारस के तलबा उन्हें पहली सफ़ में खड़े नज़र आएंगे। पाक फ़ौज के सिपह सालार हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान की जंग का अमीर है। पाकिस्तानी शाहीनों ने बनियानुल मरसूस में ऐसी तारीख रकम की जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। हाफिज़ ताहिर अशरफी। अच्छा, ये उन्होंने दुरुस्त कहा होगा कि तमाम जो मदारस के बच्चे हैं वो हाजिर हैं, उनके लिए आवाज़ देंगे, लेकिन उनके अपने दोनों बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। शायद वो आसिम मुनीर साहब की आवाज़ के ऊपर उनके पीछे जंग लड़ने के लिए शामिल ना हो सकें, क्योंकि उनको ताहिर अशरफी साहब ने लंदन में रखा हुआ है। हाफिज़ हमदुल्ला जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज का सिपह सालार हाफिज़ भी है और सैयद भी हैं। ये तो ताहिर अशरफी साहब ने बता दिया, लेकिन हसब नसब से हुक्मरानी का लाइसेंस नहीं मिल जाता। हजाज बिन यूसुफ भी कुरान करीम का हाफिज़ था, कुरान करीम को जानता था, मगर तारीख़ में वो कितना ज़ालिम हुक्मरान के तौर पे और नापसंदीदा हुक्मरान के तौर पर याद रखा जाता है वो सबको पता है। तो बहरहाल अब हाफिज़ साहब को उठाया जा रहा है बार बार, लेकिन दूसरी तरफ हाफिज़ साहब ने, आपको पता है कि फ़ैसला कर रखा है कि ये जो झड़प हुई थी इंडिया के साथ अगले 10 दिन उसी पर लगाने हैं। अब फैसला किया गया है कि लाहौर कलमा चौक पर मार्का हक पार्क बनाने का फैसला किया गया है। कलमा चौक के ऊपर पार्क बनाया जाएगा। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर ट्रैफिक के साथ ये क्या करेंगे। पहले भी वहाँ एक पार्क होता था, दरमियान में कलमा लिखा होता था, इसीलिए उसे कलमा चौक कहते थे। अब मुझे नहीं पता कि कलमा वहाँ से हटाएंगे और हाफिज़ साहब का कोई यादगार बना के लगाएंगे या कलमा लगा रहेगा उसके साथ अलग से कोई यादगार बनाएंगे, मुझे नहीं पता। बहरहाल वहाँ पर पार्क बनाने का जो है वो फैसला किया है। फिर वफाकी वज़ीर कैसर शेख साहब ने कुछ दिन पहले ये इंकशाफ किया था कि उनके बहुत सारे जानने वालों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, हवाला हुंडी के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए उन्होंने कई अरबों डॉलर जो हैं वो दुबई जो है वो मूव कर दिए। उन्होंने ये भी कहा था कि दुबई में उनका पैसा ख़राब भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे जानने वाले, ये वफाकी वज़ीर हैं कैसर शेख साहब, और उनका ये बयान था। अब दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि 100 अरब डॉलर पिछले 3 साल में, आसिम मुनीर साहब जब से आर्मी चीफ बने हैं, मोहसिन नकवी हमें बता रहे हैं कि 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर चला गया। अब अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर उन्होंने साथ ये भी कहा था कि कराची में 2 बंदों को गिरफ्तार कर लें तो पता चल जाएगा ये पैसा कहाँ गया है। आपको 2 बंदे गिरफ्तार करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक ही बंदा कर लें, क्योंकि आपके अपने वफाकी वज़ीर कैसर शेख साहब कहते हैं कि उनके जानने वाले लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो इन्हीं से पूछ लें वो कौन लोग हैं, आपका मसला ही हल हो जाएगा। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो क्राइम है, ये कह रहे हैं कि इनके जानने वाले लोगों ने ये क्राइम किया है, तो फिर मसला इसका हल करें, मामला आगे ना चले। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मामलात कहाँ तक पहुँचे हुए हैं उसका अंदाज़ा आप खुद इस बात से लगा लें कि सरीना होटल के अंदर कोरियन एम्बेसी ने एक फंक्शन किया, कोई कॉन्फ्रेंस करवाई, सेमिनार करवाया। वहाँ पर किसी ने अफवाह उड़ा दी इस्लामाबाद के अंदर कि यहाँ पर कोरियन वीज़े दिए जा रहे हैं। फिर क्या थी, अवाम झपट पड़ी और सरीना होटल के सामने अवाम ऐसे इकट्ठी हुई जैसे दरबार पर न्याज बट रही हो तो अवाम इकट्ठी होती है। अभी चंद दिन पहले ही हमें बताया गया था कि हम क्योंकि सालसी करवा रहे हैं, याद है आपको, जर्नैलों ने वो ट्वीट करवाए थे बहुत सारे, जिसमें जो बहुत सारे लोग थे, कोई दिल्ली में उतर रहा था एयरपोर्ट पर, तो कोई वेनेजुएला में उतर रहा था, तो कोई मैक्सिको में, तो कोई पेरिस में, तो कोई आयरलैंड में, तो कोई लंदन में, और कह रहे थे इमिग्रेशन एक ही तरतीब थी कि मैं उतरा, मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट देखा तो इमिग्रेशन के ऑफिसर ने मुझे आगे से सल्यूट किया। ज़ाहिर है वो बकवास थी, झूठ था, वो सारे जाली ट्वीट थे। लेकिन अब इनसे कोई पूछे कि अब पाकिस्तान के उस पासपोर्ट की जो आपने बड़ी इस वक्त जनाब ताकत उसमें बख्श दी थी वो किधर गई है। लोग बेचारे कोरिया के वीज़े लेने के लिए उन्होंने तकरीबन जो है उस सरीना होटल का जो है घेराव कर दिया। वहाँ पर बंदे पे बंदा चढ़ गया सिर्फ इसलिए कि लोगों को उम्मीद लगी कि यहाँ से कहीं वीज़े मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से 400 रुपये लीटर इन्होंने पेट्रोल कर दिया, बिजली की कीमतें जिस तरीके से कर दी, जो लूट मार की जा रही है, उस वजह से आप ये जहन में रखिए कि गरीब आदमी, आम आदमी का गुजारा अब पाकिस्तान में नहीं हो रहा। वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाए या अपने आप को यहाँ से बचा कर निकालने में कामयाब हो जाए और उसे भले किसी भी मुल्क का वीज़ा मिल जाए। दूसरी तरफ अब हर रोज़ ये खबरें आ रही हैं कि यूएई से मुतअद्दिद लोगों को जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि यूएई ने ऐसी तमाम चीज़ों को निगेट किया है और कहा है कि हम लोगों को नहीं निकाल रहे। तो थोड़ा सा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यहाँ पर होश के नाखून लेने चाहिए। पहले भी मैंने अर्ज़ की बार बार कि 18 से 20 लाख पाकिस्तानी यूएई के अंदर मेहनत मजदूरी करते हैं। 7 से 10 अरब डॉलर पाकिस्तानी कमाकर यूएई से वापस पाकिस्तान भेजते हैं। ये 18 से 20 लाख पाकिस्तानी नहीं बल्कि 18 से 20 लाख घराने हैं। मेहरबानी करें, जो भी आपने एडवेंचर किया उसको साइड पर रखें और यूएई के साथ एंगेज करें।
ये जो आपने टाउट यूएई के ऊपर छोड़ दिए, ये जो आपने बहुत सारे मीडिया के अंदर खबरें उनके खिलाफ लगवाई, ये सब कुछ आपको छोड़ना चाहिए, यूएई के साथ एंगेज करना चाहिए और अपने इन शहरियों के लिए जो आपसे पहले ही पनाह मांग के बाहर गए हुए हैं बेचारे सारे, जो आपकी करप्शन से, आपकी इस जुल्म से तंग आके मुल्कों से बाहर जाके प्रदेश में मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा रहे हैं, अब आपने उनके लिए वहां भी हालात तंग कर दिए। आपकी ख़राब पॉलिसीज़, आपकी जी हजूरी जो आप बड़े चौधरी की करने की कोशिश कर रहे थे, उस चक्कर में आपने वहाँ भी अपने रिलेशनशिप ख़राब किए हैं और अब उसका खमियाजा 18 लाख गरीब पाकिस्तानी जो हैं वो उसको पूरा करेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फौरी तौर पर चाहिए कि वो इंगेज करें यूएई की गवर्नमेंट के साथ और इन मामलात को सॉर्ट आउट करें। फिर जावेद चौधरी साहब ने नई बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 9 करोड़ मोबाइल फ़ोन हैं और उन्होंने कहा 18 करोड़, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन है और ये जो 18 करोड़ मोबाइल फ़ोन है इनमें से अगर आधा यूनिट भी एक मोबाइल फ़ोन ले तो ये 9 लाख यूनिट जो है वो खर्च हो जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये 9 लाख यूनिट जो है एक साइड पर तो ये खर्च होता है, फिर लोग चार्जर जो है वो दीवार में लगा रहने देते हैं जिससे बिजली और ज़्यादा खर्च होती है। और पाकिस्तान का जो असल मसला है वो ये जो लोग मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। कौन लोग हो तुसी सोचे, इनको भी सारी ज़िंदगी लोग दानिश्वर समझते रहे। ये टेक्नोलॉजी ने कई लोगों के पर्दे उठा दिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, इसने कई लोगों के पर्दे उठा दिए हैं। जावेद चौधरी साहब को बहुत सारे जर्नलिस्टों ने अब ये मशवरा दिया है कि आप कोई और काम कर लें, मेहरबानी करें, इस काम की जान छोड़ दें। आपको याद है उनकी मुतद्दद वीडियोस आपको याद है जिसमें वो क्लिच क्लिच करके कभी कुछ बंद करते हैं, कभी खोलते हैं। अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग की असल वजह यह है